नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य वीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज का ये लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटल जो अकाउंट्स रखते हैं उनमें सामान्य लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा है उसके संबंध में हम पढ़ रहे हैं। यदि विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते के योग का खाना नहीं बनाया जाता है तो सामान्य लाभ हानि खाता बनाते हैं। ध्यान रखिए, यदि विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते में विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता जो बनाते हैं यानी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें यदि योग टोटल वाला खाना नहीं बनाया जाता है तो सामान्य लाभ हानि खाता हम बनाते हैं। इसमें सभी विभागों का लाभ अथवा हानि हस्तांतरित करके लाया जाता है। वितरित नहीं हो सकने वाले संपूर्ण व्यय इसमें दिखाए जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्यापार का लाभ हानि प्रकट करता है और इसे चिट्ठे में दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे खर्चे जो बंटवारे योग्य नहीं हैं उनको सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाकर जो लाभ होता है, अंत में जो लाभ बचता है खर्चों को दिखाने के बाद उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट संपूर्ण व्यवसाय का एक ही बनाया जाता है, डिपार्टमेंटली बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, अर्थात लाभ हानि खाते के समान प्रत्येक विभाग का खाना इसमें नहीं बनाया जाता है। यदि कुछ संपत्ति या दायित्व अनेक विभागों से संबंध रखते हैं तो उनको आंतरिक खाने यानी इंटरनल कॉलम बैलेंस शीट में बनाकर उनका दिखाकर उनका योग ही दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। अब आगे जो महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अंतर विभागीय लेन देन यानी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य कोई भी लेन देन होता है उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक विभाग भंडार के विभिन्न विभाग एक दूसरे को परस्पर माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। माल अथवा सेवाओं के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया अंतर विभागीय स्थानांतरण कहलाती है। मतलब एक विभाग दूसरे विभाग को माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो ये सेवाओं के आदान प्रदान की ये क्रिया अंतर विभागीय स्थानांतरण कहलाती है। विभागों के सही लाभ हानि की गणना के लिए इन अंतर विभागीय हस्तांतरण के व्यवहारों का भी विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाते में उचित समायोजन किया जाना आवश्यक होता है। सामान्यतः माल अथवा सेवाओं के अंतर विभागीय हस्तांतरण संबंधी व्यवहारों का विवरण एक अलग लेखा पुस्तक में रखा जाता है। वर्ष के अंत में इन सभी व्यवहारों को जोड़ करके प्रत्येक विभाग से एक दूसरे को किए गए हस्तांतरण का कुल मूल्य ज्ञात करते हैं और उस मूल्य को वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाते में हम क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंट रिसीव करता है रिसीवर को डेबिट कर देते हैं और जो डिपार्टमेंट देता है माल उसको गिवर कहते हैं, उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वर्ष के अंत में जो एंट्री होगी वो इस प्रकार है, रिसीवर अकाउंट को डेबिट किया जाता है और गिवर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब बच्चों आगे ध्यान देना है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या यह उत्पन्न होती है कि उक्त प्रविष्टि किस मूल्य में की जाए। जो अंतर विभागीय स्थानांतरण किया जा रहा है वो प्रविष्टि किस मूल्य पर की जाए। तो इस संबंध में दूसरे विभाग को माल का हस्तांतरण लागत मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों में से किसी भी मूल्य पर किया जा सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में किए जाने वाले लेखे के व्यवहार को आगे उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। माल का अंतर विभागीय स्थानांतरण लागत मूल्य की दशा पर करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है आप देखिए। जब एक विभाग अपना माल किसी अन्य विभाग को लागत मूल्य पर ही स्थानांतरित करता है तो उस दिशा में यह व्यवहार माल भेजने वाले विभाग की बिक्री नहीं मानी जाती, यानी लागत मूल्य पर अगर माल का स्थानांतरण किया जाता है तो उसको सेल्स नहीं माना जाएगा। अर्थात इस संस्थान के बिक्री संबंधी व्ययों के अनुभाजन हेतु मैंने आपको बताया था यदि विभागों का बिक्री अनुपात ज्ञात करना हो तो उस दशा में विभाग की बिक्री को यह हस्तांतरण शामिल नहीं किया जाता। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले ही लेक्चर में, बिक्री अनुपातों के आधार पर व्ययों का बंटवारा करते हैं तो बिक्री की राशि में अंतर विभागीय स्थानांतरण को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जब भी सम्मिलित किया जाता है जब अंतर विभागीय स्थानांतरण विक्रय
लागत में लाभ जोड़कर किया जाए। यदि अंतर विभागीय स्थानांतरण का स्थानांतरण विक्रय मूल्य पर ना किया जाकर अगर लागत मूल्य पर किया जाता है तो लागत मूल्य पर किए गए स्थानांतरण को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन लेखांकन की दृष्टि से लागत मूल्य पर किए गए अंतर विभागीय स्थानांतरण के लिए अलग से कोई लेखा समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मात्र ऊपर वर्णित मैंने आपको अभी एक एंट्री बताई थी, हस्तांतरण प्रविष्टि के अनुसार विभागीय व्यापार खाते में हम ये प्रविष्टि कर देंगे जो आपके सामने यहाँ दिखाई गई है। रिसीवर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गिवर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। माल का अंतर विभागीय स्थानांतरण विक्रय मूल्य पर होने की दशा में देखिए बच्चों, जब एक विभाग द्वारा अन्य विभाग को माल का हस्तांतरण लागत मूल्य पर नहीं बल्कि विक्रय मूल्य पर किया जाता है तो उस दशा में माल का हस्तांतरण माल बेचने वाले विभाग की बिक्री मानी जाएगी। मैंने कहा था विक्रय मूल्य पर अगर हस्तांतरण करोगे तो बिक्री मानेंगे और बिक्री संबंधी व्ययों के अनुवादन हेतु विक्रय अनुपात की गणना में इस हस्तांतरण को भी सम्मिलित करना होता है। परंतु यहाँ समस्या एक और उत्पन्न होती है बच्चों, सभी विभागों का स्वामी तो एक ही व्यक्ति है तथा वे सभी विभागों का अलग अलग लाभ ज्ञात करने के पश्चात संपूर्ण व्यवसाय का कुल एवं शुद्ध लाभ भी जानना चाहता है। जैसे एक्स विभाग द्वारा वाई विभाग को विक्रय मूल्य पर किए गए माल के हस्तांतरण पे मूल्य में एक्स विभाग द्वारा चार्ज किया गया लाभ भी जुड़ा हुआ होता है, जो व्यवसाय के स्वामी को वास्तव में तब वसूल होगा जब हस्तांतरित माल वाई विभाग द्वारा भी पूर्णतः बेच दिया जाएगा, जबकि व्यवहार में ये संभव नहीं है क्योंकि वाई विभाग के अंतिम स्टॉक में एक्स विभाग के आए हुए माल से कुछ माल बचा हुआ है तो एक्स विभाग द्वारा चार्ज किए गए लाभ का एक अंश भी सम्मिलित है जो नए वसूल हुआ है, उसको कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस नए वसूल हुए लाभ का उचित समायोजन विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाते में किए बिना व्यवसाय को सही विभागीय लाभ की जानकारी संभव नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए बच्चों, नए वसूले हुए लाभ यानी नए वसूले हुए लाभ को हम एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट करते हैं, यानी नए वसूले हुए लाभ का एक लेखा समायोजन करते हैं। यानी एक विभागीय भंडार के स्वामी द्वारा अपने संपूर्ण व्यवसाय का लाभ हानि जानने हेतु किसी विभाग के अंतिम स्टॉक में सम्मिलित नहीं हुए वसूले हुए लाभ की राशि से एक संचय का निर्माण किया जाता है। नए वसूले हुए लाभ का राशि का एक संचय का निर्माण किया जाएगा जिस संचय को कहा जाएगा रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या इसको दूसरा कई राइटर नाम देते हैं स्टॉक रिजर्व। तो इस जो नए वसूला हुआ लाभ है इसके लिए वर्ष के अंत में सामान्य जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है वर्ष के अंत में। और वर्ष के प्रारंभ में अंतिम स्टॉक में जो लाभ छिपा हुआ है उसके लिए एंट्री की जाती है और वर्ष के प्रारंभ में जब उस अंतिम स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक में ले जाया जाता है जिसमें लाभ जुड़ा हुआ था उसके लिए फिर वापस हम एक रिवर्स एंट्री करते हैं। उस रिवर्स एंट्री में हम रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। नए वसूले हुए लाभ को हम कैसे निकालें, तो अंतिम स्टॉक में से किस प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है, सकल लाभ की दर के आधार पे क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट करके और ये निकाला जाता है। सारांश में हम आपको बताते हैं बच्चों, यानी जो विभाग अंतिम स्टॉक मूल्य में सम्मिलित नए वसूले हुए लाभ की राशि को रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से जनरल प्रॉफिट नाम से डेबिट पक्ष में दिखाता है, इसके परिणाम अंतिम स्टॉक लागत मूल्य पर आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है जब वर्ष के अंत में जब क्लोजिंग स्टॉक में नए वसूला हुआ लाभ भी सम्मिलित रहता है तो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके और रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लागत मूल्य पर आ जाता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में जब हम अंतिम स्टॉक भी प्रारंभिक स्टॉक रूप में दिखाया जाएगा तो जिसकी यह नए वसूल हुआ लाभ सम्मिलित है, अतः प्रारंभिक स्टॉक को भी लागत पर लाने हेतु पिछले वर्ष के अंत में नए वसूले हुए लाभ का संचय को जनरल प्रॉफिट में डेबिट किया जाएगा और वर्ष के प्रारंभ में पुनः क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस संबंध में रिवर्स एंट्री की जाएगी कि रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट और जर्नल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
क्रेडिट कर दिया जाएगा।